हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रास रूट एकेडमी। हम लोग जो है आज पॉलिटी की नई एक लेक्चर सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो पहला भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहला लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आगे देखते हैं, एक दो लेक्चर जो है धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का शब्द कहाँ पे आया, सबसे पहले किसने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में यूज किया, फिर उसके बाद उसका बनाने की क्या प्रक्रिया रही, और ठीक है उसकी महत्वपूर्ण तिथियां, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले कहाँ और कब उठी। ठीक है ना। तो सबसे पहले भारत में डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो सबसे पहली मांग है वो कहाँ उठी। सबसे पहले 1934 में भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने जो है वो सबसे पहले उठाई थी। एम एन रॉय ये भारत के पहले कम्युनिस्ट माने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की जो है मांग की थी, ये सन 1934 में। ठीक है, 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो है एम एन रॉय ने की थी। दूसरी मांग को जो हम लोग देखते हैं वो हिस्ट्री में, वो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से जो है भारतीय संविधान की मांग 1935 में अपने कांग्रेस के अधिवेशन में की। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि कांग्रेस ने सबसे पहली मांग जो है संविधान सभा की वो कब की, वो की है 1935 के जो है कांग्रेस के सेशन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारतीय संविधान के स्वतंत्र और अहस्तक्षेप की हुई, मतलब कि संविधान सभा की मांग की थी। और उन्होंने जो है इसके चयन की प्रक्रिया बताई थी कि जो संविधान सभा होगी कि उसको कैसे चुना जाएगा। तो उन्होंने कहा था इसके चुनने के लिए जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा को चुना जाएगा। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। जो जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट में जो 1938 में, ठीक है, उसमें जो उसके चयन की प्रक्रिया थी वो उन्होंने कहा था कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं सर्वप्रथम ब्रिटिश ने जो है इसको कब एक्सेप्ट किया कि जो है भारत की संविधान सभा होनी चाहिए, भारत की संविधान सभा बननी चाहिए, जो संविधान बनाए। तो उन्होंने जो है सबसे पहले 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अगस्त प्रस्ताव में जो है इसी सिद्धांत को इसको सैद्धांतिक रूप से जो है स्वीकृत दी। तो ब्रिटिश ने इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत कब दी, वो 1940 में जो है दी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था भारत में, सन स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। तो 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक आया था। उसने कहा था कि अगर भारत के लोग जो है हमको द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करते हैं तो हम भारत के लिए एक संविधान सभा की जो है गठन की को जो है संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि इस मांग को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ठुकरा दिया, क्योंकि उनको पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन इतना उलझा हुआ है कि वो किसी भी तरह से समर्थन लेना चाहता था। तो उन्होंने जो है इस मांग को ठुकरा दिया। तो अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहले अगर ब्रिटिश कौन से कानून के माध्यम से, ब्रिटिश के किस मिशन के माध्यम से जो है भारत में संविधान सभा का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए अगर आप लोग आंसर लगाएंगे तो वो क्या है, 1946 का कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, 1946 का कैबिनेट मिशन। 1946 के कैबिनेट मिशन में जो है सबसे पहले जो है भारत के संविधान सभा के गठन का जो है प्रावधान किया गया। तो संविधान की सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन में किया गया, वो कैबिनेट मिशन में किया गया। किस वर्ष में, 1946 में। ठीक है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आप याद रखिए। कैबिनेट मिशन जो आया है वो आपका 1946 में आया है। क्रिप्स मिशन जो आया है वो 1942 में आया है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव वो है 1940 का है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य होंगे। इस पर भी बात की गई कि जो भारत की संविधान सभा होगी उसमें कुल कितने सदस्य होंगे। तो कुल जो है 389 सदस्यों की जो है बात की गई थी कि जो है कुल 389 सदस्य जो होंगे इसमें होंगे। 389 सदस्य जो है इनका जो है इनका कि कहाँ कहाँ से 300 जो 389 सदस्य है ना, ये 389 सदस्य ये कहाँ कहाँ से आएंगे इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि 389 सदस्यों में से 292 सदस्य जो है, 292 सदस्य, 11 जो प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय विधायिका थी, वहां से चुने जाने थे। 4 जो है वो आयुक्त होते थे, और 93 जो है वो देसी रियासत। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसका कंपोजिशन क्या था, कंपोजिशन ये था कि कुल 389 में से, ठीक है ना, 292 जो है वो ग्रामीण प्रांतीय विधानसभाओं से लिए जा रहे थे। ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल के जो है अधीन जो है 11 प्रांत उस समय भारत में थे, उसकी विधायिकाएं जो थी वो जो चुनेंगी वो जो सदस्य चुनेगी, उन सदस्यों की संख्या थी वो 292 थी। 4 जो है वो आयुक्त थे, ठीक है ना, और 93 जो है देसी रियासत थे। तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो आपसे ये पूछेगा कि भारतीय
संविधान सभा जो है वो कैसी थी, चयनित थी। कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा जो है वो चयनित थी या फिर मनोनीत थी, ठीक है ना, तो उसमें एक आंसर ये है कि ना तो पूरी तरह से जो है, ना तो पूरी तरह से चयनित थी और ना ही पूरी तरह से जो है वो चुनी गई थी, ना ही जो है मनोनीत की गई। तो आंशिक रूप से चयनित थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी। वो कैसे? कुल 389, कुल जो है कुल 389 सदस्यों में से जो ये 11 प्रांतों से 292 सदस्य थे, जो ये 4 आयुक्त थे, ये तो चुने गए थे। ये जो है इनका जो है वो चुनाव हुआ था। और जो ये 93 सदस्य जो है जिनको देसी रियासत से चुना गया था, ये जो है मनोनीत करके भेजे गए। तो आंशिक रूप से जो है ये मनोनीत थी और आंशिक रूप से जो है ये चयनित थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या टाइम के साथ चेंजेस हुए। तो ये तो बन गई आपकी संविधान सभा, ठीक है ना। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? वो थे 389। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 389 सदस्य क्या है, अंत तक बने रहे हैं। ये जो 389 सदस्य थे ये क्या अंत तक बने रहे? ऐसा नहीं है। ऐसा था कि जब ये संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो देश हैं वो एक थे ना। तो उसके बाद जो पाकिस्तान की मांग उठी, फिर माउंटबेटन योजना आती है जैसा आप लोग जानते हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान की अलग मांग के आधार पर वो अलग देश बन जाता है। तो इसमें से जो सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए थे वो अलग हो जाते हैं। तो इससे पहले हम आप लोगों को बताएं कि वो कैसे अलग होते हैं, तो उसका हम लोग बाइफरकेशन देख लेते हैं कि जो संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ संविधान सभा के लिए, चयन के लिए, तो उसमें किस किस पार्टी ने जो है वो कितने सदस्य जो है वो जीते। तो कुल मिला के 208 जो है, 208 सदस्य जो है वो कांग्रेस के थे। ठीक है, लगभग 73 सदस्य जो है वो मुस्लिम लीग के थे और 15 सदस्य जो है वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, इनमें से इनका ये बाइफरकेशन था। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ऐसा होता है जब जब इनका चुनाव जब मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की जो है संविधान, पाकिस्तान को अलग देश के रूप में जब मान्यता प्रदान कर दी गई, तो वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वो उन्होंने जो है संविधान सभा को छोड़ दिया। तो उस समय जो कुल सदस्य जो है विभाजन के बाद जो बचे हुए थे 1947 में, तो उनकी संख्या कितनी रह गई थी? 299। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि अब जो है कुल संविधान सभा में कितने लोग थे? 299। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, संविधान सभा की मांग कहाँ उठी, सबसे पहले किसने इसको एक्सेप्ट किया, तो उसमें सदस्य कितने थे, उसका कंपोजिशन कैसा था, घटक कैसे थे, वो कहाँ कहाँ से आ रहे थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है ना, तो हम लोग इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है कि संविधान सभा का अब कंपोजिशन हो गया, उसका गठन हो गया, तो अब उसकी बैठकें प्रारंभ होगी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए उसकी बैठकें प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले एक बैठक किस लिए होगी? बैठक इसलिए होगी कि उस संविधान सभा का अध्यक्ष एक चुना जाना चाहिए। कोई भी जो भी संगठन मतलब विधायिका जब भी कार्य करती है, संसद जब भी कार्य करती है, तो कैसे कार्य करती है? उसमें एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष का चुनाव के लिए सबसे पहले जो है प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो उसमें जो है इसमें क्या किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। क्योंकि मुस्लिम लीग बहिष्कार क्यों कर दिया? उसको अलग देश की मांग चाहिए थी, तो उसमें मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार कर दिया। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें जो है एक अध्यक्ष का चुनाव किया गया। वो सबसे पहले जो है अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, जो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, ये पहले जो है अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। इसमें एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो अस्थाई अध्यक्ष होने की जो प्रक्रिया है, ये ऐसा जो है कहाँ से लिया गया? तो ये जो है फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस में ऐसा होता था कि जो भी सदन का जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होता था, उसको प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुन लिया जाता था। तो इस हिसाब से किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बैठक कब होती है? दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है कब? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, तो उसमें जो है स्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आप लोग ये नोट कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और उसको उनको जो चुना गया था वो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है
वो ये है, अगली इंपॉर्टेंट डेट से पहले अध्यक्ष तो हम लोगों ने जान लिया, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें दो उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे संविधान सभा के। तो दो उपाध्यक्ष कौन थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगली बैठक कब हुई। अगली बैठक जो होती है वो 13 दिसंबर 1946। तो हमको तीन डेट्स जो है वो लगातार इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी चाहिए। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946 और फिर 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ये बताना चाह रहे थे कि जो भारत का संविधान है वो, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, उसकी दशा क्या होनी चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अगर हम कोई संविधान बना रहे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसका क्या जो है एम होना चाहिए, हमको कैसा देश बनाना है, वो सारे प्रस्ताव, वो जो सारे गुण जो है उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के सामने रखे। ठीक है, उन्होंने जो ये प्रस्ताव रखे तो उसमें मूलतः क्या था, उन्होंने कहा देश जो है संपूर्ण प्रभुत्व होना चाहिए, समाजवादी, तो बाद में खैर टर्म जोड़ा गया, उन्होंने कहा पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सॉरी, पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान जोड़ा गया, न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है ना, अखंडता, ऐसे जो है शब्दों के बारे में उन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव में अपने जो है जिक्र किया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में आगे चल के क्या है, प्रस्तावना बना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो भी मूल है टर्म, अगर उसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को हटा दिया जाए, तो प्रस्तावना में लगभग जो मोटे मोटे बड़े अच्छे शब्द हैं, अच्छे शब्द मतलब जो किसी न किसी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, जैसे न्याय है, अभिव्यक्ति है, वो सब कहीं ना कहीं जो है नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव से जो है वो लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि जो संविधान सभा जो है कार्य कर रही थी, उसमें जो है कई समितियां थी। ठीक है ना, कई समितियां थी, मतलब कि कोई भी बड़ी बॉडी, 389 सदस्य जिसमें है, जो बाद में घटकर 299 रह गए, वो जब कोई वर्क करेगी तो उसमें एक साथ वर्क नहीं कर सकती, वो बहुत जटिल हो जाएगा। तो उसको कई समितियों में बांट दिया गया कि अलग अलग समितियों के अलग अलग कार्य होंगे, कि इस समिति का ये कार्य होगा, इस समिति का ये कार्य होगा। वैसे जो है कई समितियां बांट दी गई थी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस संविधान सभा में जो समितियां थी उनका क्या कार्य था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहली थी वो संघ शक- संघ शक्ति समिति जो थी, उसका जो है उसकी जो अध्यक्षता वो कर रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है ना, फिर उसके बाद संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति की भी अध्यक्षता कौन कर रहा था, वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन मैचिंग के लिए हर एग्जाम में लगभग कहीं ना कहीं आ जाता है, या सिंगल कोई एक वो समिति पूछ लेगा और चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इस समिति का अध्यक्ष कौन था, या फिर चार समितियां दे देगा, चार अध्यक्ष दे देगा और आपसे कह देगा कि मैच करिए। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो सरदार पटेल थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि प्रारूप समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति मानी जाती है भारतीय संविधान की। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति मतलब वो समिति जिसको संविधान का बनाने का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी, उसको प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये क्वेश्चन अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है ना, उसके बाद अगली समिति कौन है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो है किसके इससे संबंधित, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, इसके जो है वो कौन थे, अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति मतलब कि जो भी संविधान में कार्य हो रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस है, उसके क्या रूल्स है, उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्यों के लिए जो समिति थी, राज्यों के समझौता कराने वाली समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग आपके लिए पॉइंट हो सकता है कि अगर कोई आप कहता है कि राज्यों के एकीकरण का जो एक तरह से जिम्मेदारी वो सबसे ज्यादा निभाई थी भारत को संगठित करने के लिए, वो सरदार पटेल ने दिखाई थी। लेकिन संविधान सभा में जो राज्यों के लिए जो समिति थी, जो समझौता कराने वाली समिति थी राज्यों की, उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और उधर ऊपर उसमें देखना अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कुछ बड़ी समितियां थी। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जो है वो छोटी थी और सलाहकार समितियां थी। ठीक है, उसमें कौन अध्यक्ष थे, तो मौलिक अधिकार की उप समिति, उप समिति मतलब समितियों के अंदर भी उप समितियां थी, उनमें कौन अध्यक्ष थे, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जे बी कृपलानी। ठीक है ना,
JB कृपलानी, ये सोशलिस्ट लीडर थे। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। अब HC मुखर्जी को अल्पसंख्यक से कैसे याद रखेंगे, आप यहाँ का खा और ये खा को याद रखिए, अल्पसंख्यक मुखर्जी, अल्पसंख्यक और मुखर्जी एक दूसरे से राइमिंग कर रहे हैं, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति उप क्षेत्र समिति। अगर उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर मतलब आप समझ रहे हैं अपना भारत का, ये जो है सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट जो यहाँ का है ना, ये। तो इसका जो है इससे संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बारदोली, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिम फ्रंटियर उपसमिति के जो है अध्यक्ष थे, वो कौन थे, सॉरी, छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की उपसमिति जो है थे, उसके AB ठक्कर थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि और जो छोटी छोटी समितियां थी उसमें कौन अध्यक्ष थे, तो वित्त एवं कर्मचारी की स्टाफ समिति, वित्तीय एवं कर्मचारियों की जो स्टाफ समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। उसके बाद क्रेडेंशियल समिति होती थी, प्रत्यायोजक समिति, उसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। सदन समिति के जो है वो अध्यक्ष होते वी पट्टाभी सीतारमैया। वी पट्टाभी सीतारमैया से संबंधित बहुत से फैक्ट हैं जो आपको बताने लायक है, लेकिन फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ। तो ये है कि 1938 में जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए जो चुनाव हुआ, वो उसमें वी पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। तो उसमें हुआ ये था कि इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि उनकी हार है। फिर उसके बाद बोस ने जो है इस्तीफा दे दिया अपने अध्यक्ष पद से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, फिर भी मैं इनके नाम ये आ गया तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है ना, डॉक्टर KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वो KM मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी, संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी वो JB मावलंकर थे। अब मैं इसमें आपको एक चीज क्लियर कर दूं इन समितियों से अलग, कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये दो तरह से कार्य कर रही थी। दो तरह से क्या कार्य कर रही थी, सबसे पहले एक ये कार्य कर रही थी संविधान निर्माण का, ठीक है ना, और दूसरी ये कर रही थी एक विधायिका के रूप में। वही समिति जब संविधान सभा के निर्माण के रूप में, संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ठीक है, अब यही सब है जब विधायिका के रूप में संविधान बनने की प्रोसेस में जितना भी समय लगा, ऐसा थोड़ी ना है उस समय कोई भी सामान्य कानून या सामान्य काम रुक गए थे, वो भी होते थे, उससे संबंधित कानून की जरूरत पड़ती थी। तो जब सामान्य कानून बनाने थे तो ये विधायिका के रूप में कार्य करते थे, और विधायिका के रूप में जब कार्य करती थी तो अब इसके अध्यक्ष होते थे JB मावलंकर, ठीक है ना। तो पहले स्पीकर अगर भारत के देखे जाएंगे तो वो कौन होंगे, JB मावलंकर होंगे, क्योंकि वो विधायिका के रूप में, और संविधान सभा के अध्यक्ष में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। ये फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लोग जो है इसको कॉपी में अपने या नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से के लिए तो तदर्थ समिति की। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो S वाधवाचारी थे, ठीक है, एद वाधवाचारी। उसके बाद मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांत समिति, इसके B पट्टाभी सीतारमैया थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघीय संविधान एवं वित्तीय प्रबंधन समिति, इसके नलिनी रंजन सरकार थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें भाषाई प्रांत आयोग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भाषाई प्रांत आयोग से संबंधित जो समिति थी, समिति क्या थी, उपसमिति थी ना, ये जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के डार जो है भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला देखते हैं प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, इसके जो है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रेस दीर्घा समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, उषानाथ सेन जो है प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष जो थे वो उषानाथ सेन थे। उसके बाद नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो S वाधवाचारी थे, ठीक। इस तरह से हम लोग भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण समितियां थी वो देख ली, उप समितियां थी वो देख ली। अब हम लोग जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो कब हुआ था,
29 अगस्त 1947। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया लेकिन ऐसा है जिसको सब इग्नोर करते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि प्रारूप समिति का जो है गठन वो कब किया गया, वो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। प्रारूप समिति के जो है उसका गठन जो है 1947 में किया गया, 1947 29 अगस्त को, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके सदस्य कौन से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसके सदस्य में सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए जो है इनको भारत के आधुनिक संविधान का जन्मदाता है, जनक कहा जाता है, आधुनिक मनु भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद इसके जो सदस्य हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अम्बेडकर के अलावा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यार, उसके बाद के एम मुंशी, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, 7, 4 हो गए। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। मोहम्मद सादुल्ला के बाद हम लोग देखते हैं कि बीएल मित्र, ठीक है। बीएल मित्र पहले थे, फिर इसके बाद कौन हो गए थे, ये बाद में हो गए थे एन माधव राव किसके, जिसके बीएल मित्र की जगह पे आ गए थे, क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। बीएल मित्रा ने अपने स्वास्थ्य कारणों से जो है अपने सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य से जो है पद से जो है इस्तीफा दे दिया। तो उसकी जगह पे कौन आ गए थे, एन माधव राव, और डीपी खेतान की जगह पे जो कौन बाद में आ गए थे, टीटी कृष्णमाचारी। तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि जो इसके सदस्य है वो सारे सातों सदस्य आपको याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सदस्य था, नहीं पूछता है, मोस्टली पूछता है नहीं था। अब कोई 3 नाम इसमें से दे देगा, एक नाम बाहर से दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो डीपी खेतान है वो किसकी जगह पे आए थे, टीटी कृष्णमाचारी की जगह पे, टीटी की जगह पे क्या आएगा, डीपी, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और मित्र की जगह पे कौन आया था, माधव, ठीक है ना। बस इसको याद रख लीजिएगा। बाकी ये जो वही है सेम, मोस्टली जो है आपको इसमें कृष्ण से संबंधित नाम दिख जाएंगे, गोपाल, ठीक है ना, कृष्णा, ठीक है। उसके बाद देखो माधव, ये जो है कृष्णमाचारी, मतलब 6 7 में से 5 6 नाम तो जो है कृष्ण से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान का जो है वो अंगीकरण और प्रवर्तन कब किया गया। संविधान बन जाने के बाद, तो संविधान बन गया, उसके बाद उसका अंगीकरण और प्रवर्तन कैसे हुआ। तो सबसे पहले अंगीकरण, एडॉप्टेशन डेट क्या है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसे अपनाया। तो इसे क्या बोला, 26 नवंबर को इसको जो है भारतीय संविधान सभा ने अपनाया। तो इसी दिन जो है क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं इसको इन्फोर्स लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। इसको अपनाया कब गया, वो कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसको बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इनकी इसमें जो है संविधान सभा में जो किसने क्या काम किया उससे संबंधित कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो है सबसे पहले कि प्रतीक, हाथी जो है वो इसका प्रतीक था, भारतीय संविधान का जो प्रतीक था वो हाथी था। सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है वो बी एन राव थे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें खर्च कितना आया था, लगभग 64 लाख रुपए आया था, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है वो हम लोग को याद रख लेने चाहिए। जो है चीफ डॉक्यूमेंट जो है वो क्या नाम है, सुलेखक जो है, सुलेखक मतलब इसको जिसने लिखा था वो इसमें नहीं दिया है, प्रेम बिहारी प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, ठीक है। और इसमें सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण मतलब उसको सुंदर बनाने का, चित्रकारिता का जो इसमें काम किया गया था वो मदन लाल बोस द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मदन लाल बोस की तरह, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग की प्रक्रिया और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लिए। वीडियो के साथ बने रहिए, अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसका अगला टॉपिक जो है लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।